everyone, welcome to Anthropod Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic Indian Village और यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक नंबर 5.1 है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडी इन इंडिया और बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन विलेज स्टडी। अगर इंडिया के विलेज की बात करें तो इंडिया को नेशन ऑफ विलेजेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अराउंड 70% तो जो पॉपुलेशन है वो लगभग 6 लाख विलेजेस में रहती है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडियन विलेजेस पे स्टडी किया था, उनका नाम था आंद्रे पेटे। उसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। उन्होंने बोला कि जो विलेजेस हैं वो एज अ बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। जो इंडियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ पे विलेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से जो आधी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बेसिक ऑक्यूपेशन है। और इस तरीके से विलेजेस को जो है वो एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी जो है वो ट्रीट किया जा रहा है आफ्टर द इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस में। अब हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, विलेज इंडियन विलेज स्टडी की बैकग्राउंड की बात करेंगे यहाँ पे। तो रॉबर्ट रेडफील्ड से इंस्पायर होकर के इंडिया में विलेज स्टडी को स्टार्ट किया गया था इन अर्ली 1950s। और ये जो स्टडीज़ थी उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टडीज़ थी वो था एस.सी. दुबे का इंडियन विलेज, जो कि 1955 में स्टडी किया था इन्होंने। एम.एन. श्रीनिवास का था इंडियाज़ विलेजेस 1955 और मैकिम मैरियट्स का था विलेज इंडिया 1955। तो ये इम्पोर्टेंट स्टडीज़ थे 1950s में। आंद्रे पेटे ने बताया था कि जो विलेज था वो एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ लोग रहते थे, बल्कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था, यहाँ पे जो इंडियन सिविलाइजेशन की बेसिक वैल्यूज़ होती थी वो भी रिफ्लेक्ट होती थी। तो ये आंद्रे पेटे ने बताया था। फिर चार्ल्स मेटकॉफ ने बताया कि जो इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ हैं वो लिटिल रिपब्लिक्स हैं, जिनके पास सारी चीज़ें हैं जो वो खुद में रखना चाहते हैं। मीन्स कि लोगों की ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं जो उनको एक लिटिल रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट देती है। अब लिटिल रिपब्लिक होता है एक सेल्फ कॉन्टेंट ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग प्लेस। ये जो है कॉन्सेप्ट है कि हम देख सकते हैं कि ये लिटिल रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था इंडियन विलेजेस के लिए। और हम इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे विलेज स्टडी का इंडिया में। तो सबसे पहला है कि यह इंडियन सोशल रियलिटी जो है उसको अंडरस्टैंड करने में यह हेल्प करता है। कैसे? डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट आया था, ये हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था अपनी स्टडी में, जो कि उन्होंने रामपुरा विलेज में किया था कर्नाटका में। फिर मैकिम मैरियट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सलाइजेशन पैरोकियलाइजेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने एक विलेज की स्टडी किया था किशनगढ़ी विलेज इन उत्तर प्रदेश। और ऑस्कर लेवाइस ने कॉन्सेप्ट दिया था रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, बहुत सारे विलेजेस की स्टडी करने के बाद दिया था। तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, डोमिनेंट कास्ट के बारे में, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन के बारे में, और रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे ये इलस्ट्रेट करते थे जो इंटरडिपेंडेंस नेचर था रूरल लाइफ का, अलॉन्ग विद द लिंक्स विद द वाइडर यूनिट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और उनका जो लिंक था जो इंडियन सोसाइटी का वाइडर यूनिट था उसके साथ में। और इस तरीके से जो एक कॉलोनियल नोशन था कि इंडियन विलेजेस जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, वो क्लोज्ड लिटिल रिपब्लिक्स हैं, उसको ये दूर करता है। तो इस तरीके से हमें जो इंडियन सोशल रियलिटी है उसके बारे में हमें समझने में हेल्प मिला विलेज स्टडी से।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या जो मॉडर्नाइजेशन रहा उसको ट्रेस करने में हमें हेल्प मिलती है। सिम्पसन ने 2016 में एक स्टडी दिया था। आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंट विलेज स्टडीज़, बहुत सारे विलेज स्टडीज़ का इन्होंने स्टडी किया और फिर इन्होंने ये पाया कि एक नया तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल वे ऑफ रूरल लाइफ में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और इसकी वजह से एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वे ऑफ रूरल लाइफ में। और ये किस वजह से हो रहा है? मार्केट इकोनॉमी, मॉडर्न एजुकेशन और जो इम्प्रूव्ड एक्सेस टू द सिविक कम्युनिटीज़ हैं उसकी वजह से। जो कास्ट हेजीमोनी है या जो जॉइंट फैमिली है वो परसिस्ट कर रहा है, लेकिन जो जजमानी सिस्टम है वो डिक्लाइन हो रहा है। और इस तरीके से जो विलेजेस का जो रेफरेंस है उसका जो फ्रेम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और जो संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो अब पहले की तरह एक मेजर अट्रैक्शन नहीं रह गया है लोगों के बीच में कि वो लोअर कास्ट से अपर कास्ट की तरफ मूव हो। और इस तरीके से जो विलेज और सिटीज़ के बीच का जो कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन है वो हमें फेड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि माइग्रेशंस हो रहे हैं और लोग जो है गांव से शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे हमें जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको अचीव करने में हमें हेल्प मिला है। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम रहा है अर्ली विलेज स्टडीज़ का वो रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पैन रूरल इंडिया में स्टेब्लिश करना। तो ये जो है विलेज स्टडी के थ्रू स्टेब्लिश हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसका क्या असेसमेंट रहा है, उसमें हमें हेल्प मिला है। तो ओटेन और सिम्पसन ने 2016 में जी पहले के स्टडी के 6 डिकेड्स के बाद उन्होंने इस विलेज का री स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो लोग हैं सब्जेक्टेड टू द रिजर्वेशन वो मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द स्टेट, लेकिन जो अदर हैं वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे रूरल सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाया गया है विलेज स्टडी के थ्रू। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टडीज़ है कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया और इससे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इसके थ्रू जो की कंसर्न्स हैं, जो विलेज डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको बनाए गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू द पीपल पार्टिसिपेटरी अप्रोच। लोगों का पार्टिसिपेशन लिया गया है और जो की कंसर्न्स थे उनको समझा गया। फिर जो विलेज डेवलपमेंट प्लान्स थे उनको बनाए गए और उनको इम्प्लीमेंट किया गया लोगों के द्वारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट के बारे में, जिसको एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये प्रोपाउंड किया गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा और इन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपने एसे जो कि इन्होंने सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज पे लिखा था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डोमिनेंट कास्ट की तो कास्ट हायरार्की में ये हाई रैंकिंग पे होते हैं और ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावर में डोमिनेट करते हैं। इनका जो स्ट्रेंथ होता है ये ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन में ये ज़्यादा होते हैं और इनके पास साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड होता है, ज़मीन पर्याप्त होता है। इनकी जॉब जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में होती है और ये वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इनके पास अर्बन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ये डोमिनेंट कास्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एम.एन. श्रीनिवास जी ने बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ विलेजेस के डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैसूर विलेज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्दर्न इंडिया के कुछ डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन और पैरिक्यलाइजेशन के बारे में। तो मैकम मैरियट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था अपने एक वर्क लिटिल कम्युनिटीज़ इन एन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन में और इन्होंने प्रोपाउंड किया था कि दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन एंड द पैरिक्यलाइजेशन। तो जो इंडिजीनियस विलेज कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में उनका इंट्रैक्शन
इन रिलेशन टू अ सिविलाइजेशन प्रोसेस में होता है, जिसको मैकी मैरियट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था इन द टर्म्स ऑफ द पैरिक्वलाइजेशन एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द कल्चर, कि कैसे एक इंडिजीनियस विलेज कम्युनिटी जो है वो इंटरेक्ट करता है एक सिविलाइजेशन प्रोसेस के साथ में, और कैसे वो उससे इम्पैक्ट होता है, इस चीज़ को मैकी मैरियट ने बताया था। इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जो सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है किशनगढ़ी विलेज में, जहाँ पे इन्होंने स्टडी किया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया और उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को इस्टेब्लिश किया ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन एंड द लिटिल ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट्स प्रोपाउंडेड बाय द रॉबर्ट रेडफील्ड। तो उन्होंने जो रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट था लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का, उसके बेस पे इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को इस्टेब्लिश किया था। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरिक्वलाइजेशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। अगर यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर लें तो यह एक रिफ़र करता है डाउनवर्ड डिवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। तो यहाँ पे जो ग्रेट ट्रेडिशन के एलिमेंट्स हैं उनके डाउनवर्ड डिवोल्यूशन की बात होती है, और उनका इंटीग्रेशन होता है विद द एलिमेंट्स ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन, और उनका इंटीग्रेशन जो है वो लिटिल ट्रेडिशन के साथ में होता है। इसके साथ ही जो पैरिक्वलाइजेशन है ये यूनिवर्सलाइजेशन के जैसा नहीं होता है, यह एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कुछ लिटरेट या सांस्कृतिक एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रेट ट्रेडिशन के, उनको सीखा जाता है और फिर उनको विलेज या जो फोक पीपल हैं उनके द्वारा मॉडिफाई किया जाता है और उनको अपने ट्रेडिशन का पार्ट बनाया जाता है। मीन्स ग्रेट ट्रेडिशन के कुछ एलिमेंट्स को सीखा जाता है, फिर उनको मॉडिफाई करके अपने लोकल तरीके से, अपने फोक तरीके से इसको अपने ट्रेडिशन के पार्ट बनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैरिक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में। ऑस्कर लिवाइस ने 1955 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ द रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, और इन्होंने एक स्टडी किया था रानी खेरा विलेज 1955 में। उसकी स्टडी में ये कॉन्सेप्ट दिया था। उनके लिए जो एक विलेज है उसका एक एक्सटेंसिव इंटर रिलेशन है विद द वाइड रूरल सोसाइटी। तो एक वाइड रूरल सोसाइटी के बीच में जो एक्सटेंसिव इंटर रिलेशन होता है वो कॉन्सेप्ट रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म होता है ये कन्वर्जेंस होता है कॉस्मोपॉलिटन आइडियल्स का। कॉस्मोपॉलिटन आइडियल्स मतलब जो ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी होती है उसका कन्वर्जेंस होता है विद द रूरल सोशल मिलियो। मीन्स कि जो रूरल सोशल सराउंडिंग्स होते हैं उसके साथ एक कल्चरल डाइवर्सिटी का कन्वर्जेंस होता है, और इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है जो रूरल स्पेस है उसको एक रिच और डाइवर्स कल्चरल एक्सचेंज, ना कि एक कल्चरल डिजर्ट। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो सबसे पहले आता है ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे ग्लोबल और लोकल एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन होता है जिससे एक यूनिक कल्चरल लैंडस्केप का क्रिएशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ग्लोकलाइजेशन। अब आता है ट्रांसनेशनलिज्म। ये होता है कि जो रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं जो वो अक्सर अपने नेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड जा कर के लोगों के साथ कनेक्शंस को क्रिएट करती हैं, और ये जो होता है क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनलिज्म। फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात करेंगे तो जो रूरल कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटीज़ होती है वह जो भी डाइवर्सिटी होती है उसको एक्सेप्ट करती है और उसको अपने सोशल लाइफ में इंक्लूड करती है। फिर हम बात करेंगे हाइब्रिड आइडेंटिटी की। तो जो मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज़ होते हैं वह हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जो लोकल, रूरल और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं उसको कंबाइन करते हैं। इसको बोला जाता है हाइब्रिड आइडेंटिटी। विलेज स्टडी के क्रिटिसिज्म की बात कर लें तो एस.सी. दुबे ने इसके क्रिटिसिज्म को बताया था कि यह नॉट ऑफन रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और ये जो इसकी यूनिटी है, जो सेल्फ जो सफिशिएंसी है विलेज की, वो इसको एग्जग्रेट करता है, और ये जो कनेक्टिंग लिंक्स है विद द अदर यूनिट ऑफ द सोसाइटी के साथ उसको इग्नोर करता है। फिर यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात की गई अमंग द स्कॉलर्स कि यहाँ पे बहुत रिपीटेटिव और लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज़ की गई हैं, और कुछ स्टडीज़ थी जो कि मैकेनिकल इन नेचर हैं, जो कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रखने में फेल हो जाती हैं। तो ये था क्रिटिसिज्म विलेज स्टडी का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।